Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, everyone. sir. Good afternoon. ठीक है, ओके। तो आज हमको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी कुछ फंडामेंटल थ्योरी में कवर करूंगा और हर वैरायटी का एक क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा कि किस वैरायटी के इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर एक असाइनमेंट भी भेज दूंगा आपको मैं इससे रिलेटेड, एक बार उसको आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये टॉपिक फंडामेंटल एटलीस्ट आपको थोड़ा आ जाएगा। इसका टेस्ट भी होगा आगे जाके, उस टेस्ट के लिए भी फिर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली पूरे मेन से एडवांस का ये सिलेबस है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, इसका एप्लीकेशन, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मल्टीनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रॉब्लम। इसमें भी खासकर मेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। जेई मेंस में ये है, उसमें भी ये चीजें आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग की थी। फिर ये एडवांस का पोर्शन, ऊपर वाला तो है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ ये एडवांस में दोनों आ जाते हैं, ऊपर का नीचे का पूरा। तो अभी पहला पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि मेंस वाला जो पोर्शन है उसको आप अच्छे से करो, उसके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। इस पोर्शन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी कर सकते, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले इस चैप्टर में बाइनोमियल जो नोटेशन होता है एनसीआर, उसके बारे में पता होना अच्छे से जरूरी है। एनसीआर हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, वहां पे उसका एप्लीकेशन था कि एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है उसको एनसीआर बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आप सबको पता ही है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखना, इनका यूज होगा आगे जाके क्वेश्चन में। कि एनसीआर में एनसीआर प्लस वन ऐड करूँ तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ एन है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ एन प्लस वन हो जाएगा। यहाँ आर आर प्लस वन है, तो यहाँ आर प्लस वन हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी और होती है एनसीआर। अब आपको अगर ये रिड्यूस करना है तो आप एक एक करके रिड्यूस कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, फिर एन बाई आर आ जाएगा। फिर इन दोनों को एक और बार कम कर दो, एन माइनस वन आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। फिर इसके बारे में डिटेल हम जब यहाँ पे मैं आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ूंगा तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे बस लिख दी है, आपको फंडामेंटल एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां पे ज्यादा यूज होगी, तब हम वापिस इस टॉपिक पे आएंगे। अभी फिलहाल अपन देखते हैं जो मेजर हमारा पहला टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो अगर मैं आपको बता करूं कि जैसे x प्लस वाई की पावर n, एक बार सब लोग अपनी अपनी कॉपी में इसका एक्सपेंशन लिखो खुद से, क्या होता है x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। अपनी अपनी कॉपी में जो भी आपको आता है नोट डाउन करो जल्दी से। x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन लिखा सबने, क्या आता है एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई की पावर जीरो, फिर एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, फिर आएगा एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू। आंसर क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो ये आपका बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एक्सपेंशन आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। एक बार इसको अच्छे से उतार लो पहले प्रॉपरली, फॉर्मूला प्रॉपरली उतारो अच्छे से। लिख लिया सबने? Yes, sir. लिख लिया।
अब देखो ये जो जनरल टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से उतार लो। लिख लिया सबने, एवरीवन? अब देखो यहाँ पे जनरल टर्म को बहुत अच्छे से समझना। बेसिकली क्या है, देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये आपकी nth टर्म, ठीक है, सॉरी n+1 टर्म, ये आपकी आएगी n टर्म। देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सेकंड में यहाँ 2 आ रहा है, थर्ड में यहाँ पे 2 आ रहा है, सेकंड में यहाँ पे 1 आ रहा है, थर्ड में यहाँ 2 आ रहा है, n में n-1 आ रहा है, n+1 में n आ रहा है। तो इसके आप जनरल टर्म लिखोगे TR+1, कभी भी टर्म आपको कोई लिखनी हो तो आएगी NCR x की पावर n-r इंटू y की पावर r। इसी पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। कभी भी कोई भी अगर आपको टर्म चाहिए इसमें, मान लो कोई बोलेगा फिफ्थ टर्म पता करो, सिक्स्थ टर्म पता करो, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आया ना? क्लियर है? यस सर। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला बहुत प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। TR+1 क्या हो जाएगा, NCR x की पावर n-r y की पावर r। फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकंड टर्म की पावर r। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है सॉल्व। अगर आप ध्यान से देखोगे, x+y की पावर n का एक्सपेंशन, NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, NC2 एंड सो ऑन। इसी तरह से माइनस में भी जहां जब प्लस है बस उसकी जगह माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में। ठीक है, तो दो एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक बार इसको ट्राई कर लेना। यहाँ तक आपको समझ में तो आ रहा है ना क्या हो रहा है? देखो ये जो होता है x+y की पावर n का एक्सपेंशन में, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, समेशन NC के x की पावर n-k y की पावर k, जहाँ पे k आपका 0 से लेके n तक लाई करता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी n+1 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 टर्म्स। अब इसमें मुझे कोई भी टर्म अगर चाहिए, मान लो कोई बोले 6th टर्म पता करो, 7th टर्म पता करो, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, r+1 वाला, NCR x की पावर n-r इंटू y की पावर r। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से अप्लाई करना है, इसको तो याद होना ही चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। जैसे फर्स्ट वाले में अप्लाई करो, 15th टर्म निकालो, सेकंड वाले की 4th टर्म पता करो। तो फर्स्ट वाले में 15th टर्म बताओ क्या होगा, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा T15 का? देखो क्या आ जाएगा, n कितना है 20, c यहाँ पे 15 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 14, n एक कम हो जाता है, n r+1 में यहाँ पे क्या होता है, 15 है तो यहाँ 14 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की पावर n-r, इन दोनों का डिफरेंस, इनटू सेकंड टर्म की पावर r। चेक करो एक बार, सही है? बोलो। यस सर। यहाँ का फोर्थ यस सर ये पावर कैसे आई? पावर देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था आपके पास, TR+1 का फॉर्मूला अप्लाई किया, NCR जो भी फर्स्ट टर्म होता है उसकी पावर क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस, और सेकेंड टर्म की पावर क्या होती है, R आ जाती है। ये R इधर आ जाते हैं, और फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म रहता है x, उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड टर्म की पावर R। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे n कितना है 7, 7c क्या पूछा है, फोर्थ टर्म, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे देखो r+1 होता है तो यहाँ r आ जाता है, एक कम हो जाता है, यहाँ 15 था तो 14 आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये कि पावर इन दोनों का डिफरेंस 7 - 3 कितना हो जाएगा 4,
और सेकंड टर्म की पावर क्या आ जाएगी, आर। क्लियर है? यस सर। अब जैसे ये क्या बोला है, यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, टर्म निकाल दी है ना। कौन सी भी टर्म पूछेंगे तो अपन ऐसे निकाल देंगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स इज 405। के की वैल्यू बताओ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर क्या चाहिए मुझे, जीरो, है ना। मतलब एक्स की पावर जीरो को कोफिशिएंट आपको निकालना है। एक्स की पावर जीरो को क्या निकालना है आपको, कोफिशिएंट। तो सबसे पहले सब लोग जनरल टर्म लिखो, एवरीवन राइट द जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या हो जाएगी, एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। ठीक है, ताकि जनरल टर्म होगी। क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। यस अब सर। मुझे मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स मतलब एक्स का पावर जीरो कब हो, एक्स की पावर जीरो कब होगी, उसके लिए पहले आर पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, आर। तो आप क्या करोगे, सारी एक्स की पावर को अलग कर लेंगे। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 10 माइनस आर बाई टू इंटू के अपॉन एक्स की पावर टू आर। तो जाएगा 10 सी आर एक्स की पावर 10 माइनस आर बाई टू, के को भी अलग कर लेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर टू आर। बेस से में डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। क्या जाएगा, एक्स की पावर 10 माइनस आर बाई टू माइनस का टू आर। टेन माइनस ये कितना हो जाएगा, टू टू द फोर, फोर फाइव फाइव है ना। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक यस। सिंप्लीफाई किया फिर एक्स की टोटल पावर ये कर लेते हैं। अब मुझे क्वेश्चन के हिसाब से एक्स की पावर क्या चाहिए, जीरो। तो ये जो एक्स की टोटल पावर आ रही है इसको कहीं से इक्वेट कर दोगे, जीरो से इक्वेट कर दो। जगह 10 माइनस फाइव आर बाई टू इक्वल टू जीरो, यहाँ जगह 10 माइनस फाइव आर इक्वल टू जीरो, यहाँ से आर कितना आ जाएगा, टू। मतलब आर इक्वल टू टू रखेंगे तो अपन को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब आर को यहाँ पे टू रखोगे आपको एक्स की पावर जीरो मिल जाएगा। एक्स की पावर जीरो के लिए सर वॉइस नहीं आ रही। एक ऑप्शन किसके बराबर आ रहा है, 405 के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, के इंटू 10c2 इक्वल टू 405, यहाँ से आपका क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स इज 405। मतलब ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो, 405। जब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जब आर इक्वल टू टू, तो आर इक्वल टू टू रखो तो ये तो वन बन जाएगा और ये 405 के बराबर आ जाएगा। यहाँ सर से के की आपके पास पावर आर नहीं होगी, क्या हो गया, सर के की पावर आर। हाँ हाँ सॉरी, के की पावर, वेरी गुड। के की पावर आर इंटू 10c टू इक्वल टू 405। क्लियर है, और आर कितना रख दो क्या, टू। क्लियर हुई बात, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे पूछा होता कि, यहाँ तक समझ में आया आपको, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो आपको जो कुछ नहीं करना है, जब भी पूछे कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, या फिर आपको पूछे फाइंड द टर्म हुज कोएफिशिएंट इज एक्स की पावर 7, इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना, जनरल टर्म लिखना है, तो जो भी पूछा है वो पता कर लेना। क्लियर है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स का मतलब क्या था कि एक्स की पावर जीरो वाला टर्म पूछता हो। तो आपने पहले पूरी जनरल टर्म लिखी, एक्स की सारी पावर कलेक्ट कर ली, और फिर उसमें एक्स की पावर जीरो से आर पता कर ली। आर टू आ रहा है, मतलब आर इक्वल टू टू पे आपको ऐसी टर्म मिलेगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स हो। किसी का है के कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉल्व करके कितना आ रहा है के,
आसान है कैलकुलेशन। देखो ध्यान से, इसको इक्वेट कर दोगे 10c2 से, तो आपके पास k स्क्वायर इक्वल टू 9, k इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। 10c2 निकाल लोगे, 10c2 कैसे निकालोगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 9 दैट इज 45। तो 10c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45, है ना? यहाँ तक क्या आ जाएगा? क्लियर है? Yes, sir. चलो एक और कर लो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। करो ट्राई। इस बार आपको x की पावर 7 का कोएफिशिएंट पता करना है। करो ट्राई। पहले जनरल टर्म लिख लो जल्दी से। यहाँ तक आया था सबका? देखो ध्यान से, जनरल टर्म लिखी, x की पावर को सबको कलेक्ट कर लिया। अब बताओ क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। ये पावर को कैसे इक्वेट करोगे? क्या चाहिए आपको? x की पावर 7 चाहिए, Yes, sir. Yes, तो sir. पावर को इक्वेट कर देना, जो चाहिए उससे इक्वेट कर देना। तो पावर आपको चाहिए 7, तो यहाँ पे इसको 7 से इक्वेट Sir, R5 आ रहा था। कर। ओके, आर का वैल्यू 5 आ गया। तो आपको अब क्वेश्चन पता करना है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आर की जगह क्या रख दोगे? 5। आपको क्वेश्चन कितना आ जाएगा? क्वेश्चन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 7, आर की जगह 5 रख दो, तो आ जाएगा 11c5 ए की पावर 6 अपॉन बी की पावर 5। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. 462 आया था सर आंसर। हाँ हाँ, बस इतना इतना ही लिखोगे चलेगा बस। ठीक है, ओके। आगे बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होगी विच आर इंटीजर्स, ये पूछा है। अब देखो इसकी वैरायटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले इसके सब लोग जनरल टर्म लिखो। पूछा क्या है? इसके एक्सपेंशन में कितनी इंटीजर टर्म है, ये पूछा। क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या पूछ रहा है? क्या पूछा है बच्चों, बताओ।
नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर, इसमें कितनी इंटीग्रल टर्म होगी ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसको करने का तरीका देखो। सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या जाएगी? एनसीआर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 124 माइनस आर बाई 2 इंटू 11 की पावर आर बाई 4। अब आपको आंसर चाहिए इंटीजर। आंसर क्या चाहिए? इंटीजर। तो इंटीजर कब आएगा? जब ये पावर कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। अगर ये पावर फ्रैक्शन आ गई तो आपके पास कभी इंटीजर नहीं आएगा। तो इंटीजर कब बनेगा? जब भी ये पावर इंटीजर होगी तब आपका इंटीजर बनेगा। ठीक है। फॉर इंटीग्रल टर्म द पावर शुड बी इंटीजर। फॉर इंटीग्रल टर्म पावर शुड बी क्या होनी चाहिए? इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होगा? इसको आपको इंटीजर रखना पड़ेगा और एंड साथ साथ आर बाई 4 भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। ये समझ में आया आपको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको यहाँ से यही पता करना है कि आर की ऐसी कितनी वैल्यू होगी ताकि ये दोनों के दोनों टर्म इंटीजर आ जाए। क्या पता करना है कि आर की कितनी वैल्यू होगी ताकि दोनों के दोनों टर्म इंटीजर आ जाए। दो चीजें हैं यहाँ पे। 124 माइनस आर बाई 2 ये आपको एक तो इंटीजर चाहिए एंड आर बाई 4 ये इंटीजर। So 4 हो सकती है R की वैल्यू। हाँ, और आर देखो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? एनसीआर में आर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 124 तक। तो आर आपका लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 124 के बीच में, क्योंकि एन की वैल्यू 124 है। अब देखो लॉजिकली सोचते हैं, यहाँ पे इंटीजर कब आएगा? जब आर 4 के मल्टीपल हो, Yes, sir. है ना। और यहाँ पे इंटीजर कब आएगा? जब ये तो इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा। तो टू टू से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इंटीजर कब आएगा? जब इवन नंबर हो। अब इन दोनों में एंड की कंडीशन है, तो इन दोनों का आप क्या लोगे? इंटरसेक्शन। इसका और इसका क्या लोगे? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ये खुद ही आ जाएगा। 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन लास्ट 124 तक। 124 भी 4 से डिविजिबल है। अब क्या पता करना है? नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है कि कितनी टर्म्स होगी। तो इसके लिए एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है? 4। 4 से डिवाइड करोगे यहाँ से एन कितना आ जाएगा? 32। मतलब 32 आर की 32 वैल्यूज होगी जहां पे आपका आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा। जहाँ पे आंसर क्या आएगा? इंटीजर। समझ लो अच्छे से इसको। सबसे पहले जनरल टर्म लिखो, पावर को कलेक्ट करो। पावर को कलेक्ट करने के बाद जो भी पावर आ रही है वो इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर होने के लिए आर की कॉमन वैल्यू कितनी आ रही थी? मेरे पास ये आ रही थी। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर निकालनी थी। अब ये एपी था, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से। ये समझ में आया? Yes, sir. सबको क्लियर है? बाकी लोग भी बताओ, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, आप ट्राई करना। चलो इसको ट्राई करो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर रैशनल, मतलब वही कितनी रैशनल या कितनी इंटीग्रल टर्म होगी। करो ट्राई। वैसे ही करना है, अच्छे से करो। तो जो भी टर्म्स आए उनका लास्ट में सम निकाल लेना। पहले तो पता करो कि आर की कौन कौन सी वैल्यू पे आपके पास रैशनल टर्म्स आएगी, फिर जो जो भी टर्म्स आए उनका सम करना है।
बताओ हो गया, कितना है आंसर? जो भी रेशनल टर्म्स है उनका सम कितना है? फाइनली आंसर आपको पहले पता करना है रेशनल टर्म कौन कौन सी हो, फिर उनका सम निकालना है। बताओ किसी का आंसर आया? नहीं 32 नहीं, 43। चलो ध्यान से सीखो इस चीज को। सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे जैसा कि आपको मैंने कहा था, एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। तो जगह 12 सी आर, 2 की पावर 12 - r/3 और 3 की पावर r/4। अब क्या बोला गया? रेशनल। तो इसके लिए इनको क्या होना पड़ेगा, जल्दी बताओ। पावर को क्या होना पड़ेगा? बोलो। अगर इसको आंसर रेशनल चाहिए तो पावर कैसे होनी चाहिए? इंटीग्रल। इंटीजर। ठीक है, पावर आपकी होनी चाहिए इंटीजर। तो एक तो 12 - r/3 ये इंटीजर चाहिए, और r/4 ये भी इंटीजर चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी। यहाँ से तो आपके पास कार की वैल्यू 4 के मल्टीपल्स आएगी, 0, 4, 8 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ तक 12 तक ही है तो थोड़े ही नंबर आएंगे, काउंट कर लो। मैक्सिमम 12 तक ही जा सकता है। यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? 0, 4, 8 एंड 12, ये 4 वैल्यू आएगी, हाँ है ना। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 0 आ जाएगी, फिर 3 का डिविजिबल होना चाहिए 3, ठीक है, 6, 9 और 12। अब इन दोनों को क्या लो, क्या कॉमन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है? 0 और 12, फिर दो ही वैल्यू आ रही है 0 और 12, है ना। तो आपके पास दो ही रैशनल टर्म आएगी जब r 0 होगा और 12 होगा। तो रैशनल टर्म का सम पूछा था, तो एक बार r को 0 रख दो, r को 0 रख दो इस फॉर्मूले में। 12 c 0, 1/3 की पावर 12, 3 इंटू 1/4 की पावर 0। एक बार r को 12 रख दो, 12 - 12 कितना हो जाएगा 0, 3 1/4 की पावर 12। इन दोनों का सम करना है बस, ठीक है। क्लैरिटी है, बताओ। तो एक फर्स्ट टर्म है और एक 13 टर्म, तो फर्स्ट और 13 टर्म का सम कर दो। हाँ डाउट हो तो पूछो। क्या किया मैंने? वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले जनरल टर्म लिखी, 2 की जो पावर थी, जो प्राइम नंबर जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स आ रही है उनकी जो पावर है उनको इंटीजर से इक्वेट किया, और आर की कॉमन वैल्यू निकाली। आर की दो कॉमन वैल्यू आई, 0 एंड 12। तो एक तो फर्स्ट टर्म और एक 13th टर्म, ये आपकी रैशनल टर्म है, इनका सम पूछा था। तो एक बार आर को 0 रख दिया और एक बार आर को 12 रख दिया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। ओके, Yes, sir. यस चलो एक और बार।
कितना आंसर आ रहा है बताओ? So 41. 41. 41. 41 आ रहा है। अब देखो इस वैरायटी के क्वेश्चन आ गए, ये जेई में आते हैं, देखो ध्यान से। करेक्ट है, देख लो Yes, अच्छे sir. से। ठीक है, कॉमन टर्म्स क्या आएगी? 15 के मल्टीपल, 0, 15, 30, 45 अप टू 600। अब ये एपी है, वापस एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना जनरल टर्म का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस नंबर ऑफ टर्म्स 41 आता है। ठीक है, हमारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगली वैरायटी लिखो। क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब कैसे पता करेंगे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड? देखो इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। या तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर सबसे बेस्ट क्या है, टर्म्स को इंटरचेंज करो। इसकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज सेम एज द फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ, इसको उल्टा कर दो, इंटरचेंज। ठीक है, देखो a प्लस बी की पावर n, अगर टेंथ मतलब आर्थ टर्म शुरू से आर्थ टर्म बोला a प्लस बी की पावर n और पूछा पीछे से आर्थ टर्म कौन सी होगी, तो आप क्या कर दोगे, b प्लस a की पावर n की शुरू से आर्थ टर्म निकालो। या तो ये करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा मुझे बताओ, पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, लॉजिकली बताओ। n प्लस 1 होते हैं, 8 होते हैं, ध्यान रखना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। जैसे यहाँ पे पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 8। अब 8 में पीछे से चौथी टर्म पता कर लो, तो पीछे से चौथी टर्म कौन सी होगी, 8, 7, 6, 5 है ना। पीछे से चौथी टर्म पांचवी टर्म आएगी, बोलो। तो या तो आप पांचवी टर्म पता कर लो, ओरिजिनल क्वेश्चन में पांचवी टर्म पता कर लो। दूसरा तरीका क्या, इसको उल्टा करके शुरू से चौथी टर्म पता कर लो। इसको उल्टा कर दिया, आप शुरू से चौथी टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, T4 का। T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 C, यहाँ पे 4 यहाँ 3 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की पावर इसके लिए करेंगे, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर। समझ गए, बोलो। Yes, sir. इसके लिए बुक्स में फॉर्मूला भी होता है, अगर आप फॉर्मूला जनरली भूल जाते हो, इससे अच्छा आप क्या करना, टर्म्स को इंटरचेंज करके आगे से पता करना। अगला कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म का। अब मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, देखते हैं। अच्छा आपको स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत ध्यान है, मिडिल टर्म कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कितनी मिडिल टर्म आती थी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो कितनी मिडिल टर्म आती थी। जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लो है 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी? So fourth. फोर्थ होगी। देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 टर्म है, तो मिडिल टर्म कहाँ पे आ रही, फोर्थ पे आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ है ना। Yes, sir. तो मिडिल टर्म फोर्थ पे आ रही। अभी फोर्थ निकालने का तरीका क्या, 7 की मदद से 4 कैसे क्रिएट करोगे, 7 की मदद से 4 क्रिएट करने का तरीका क्या है, 7 प्लस 1/2, हाँ है ना, बोलो। Yes, 7 sir. प्लस 1/2, तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास ऑड हो तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लो m, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही m, और m अगर मान लो ऑड है तो मिडिल टर्म बताओ कौन सी आ जाएगी, एक मिडिल टर्म आएगी, और कौन सी होगी वो बताओ, कैसे निकालोगे वो वाली मिडिल टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो वो वाली मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। n plus 1/2. हाँ वेरी गुड। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म आएगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती मान लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
अगर E1 होती है, मान लो 8 है, तो कौन कौन सी मिडिल टर्म आएगी? मिडिल में देखो कौन कौन सी टर्म आएगी। Fourth, fifth. सर फोर्थ फिफ्थ। fourth, देखो ये मिडिल में आ रही दो, ये इधर इधर तीन, इधर तीन, तो ये दो मिडिल टर्म है ना। यस सर। बोलो अब 8 की मदद से 4 कैसे क्रिएट होता है? 8 की मदद से 4 कैसे क्रिएट होगा? 8/2। 8/2। एक तो फोर्थ टर्म है और एक फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कैसे क्रिएट करोगे? 8/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। और फिफ्थ कैसे की इसके जस्ट आगे वाली, तो 8/2 + 1 +1। +1 करेंगे। तो यही लॉजिक लगा के फॉर्मूला वापस क्रिएट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, मान लो m है, m अगर मान लो आपका E1 है, तो मिडिल टर्म कौन कौन से आ जाएगी? M plus 2/2. एक तो m/2 आएगी, डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दोगे इसको, है ना। और एक 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसमें +1 कर दो। क्लियर है? देखो ध्यान से, है यस ना। सर। जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म, ऐसे याद हो जाएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स E1 है तो एक तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो, और फिर जो आंसर आए उसमें एक वो +1 कर दो। ठीक है। और ऑड है तो ऑड में 2 से डिवाइड डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो 2 से डिवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो क्या करो, पहले +1 करके फिर 2 से डिवाइड कर दो। आ रही बात समझ में? बताओ। यस सर। अब बाइनोमियल में इसको कैसे अप्लाई करना वो सोचते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है x + y की पावर कुछ भी लेते 12। अब पावर 12 है, पहले तो ये पता करना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी अगर पावर 12 है तो? so 13, 13। एक एक्स्ट्रा आती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ है ना। बोलो। yes sir, तो मिडिल टर्म कितनी आएगी? 1 के 2। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म 1 आएगी कि 2? सर 1। sir एक। एक आएगी, और कैसे निकालेंगे अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका? सर 13 + 1/2। वेरी गुड। ऑड नंबर में +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, 7, 7th टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? 7th टर्म। तो आप 7 टर्म पता कर सकते हो, T7। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा T7 का? 7, 12C। बोलो 7 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 12C से कितना आएगा यहाँ पे? so 6, 6 आएगा ना। x की पावर n - r, y की पावर r। क्लियर है? yes sir, तो मान लो अगर x + y की पावर मान लो 15, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 16, 16। 16, है ना। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी? एक आएगी कि 2? sir एक, सर 2। 2। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना। हाँ yes sir, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म्स आएगी। कौन कौन सी आएगी? एक तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, 16/2 और 16/2 + 1, हाँ, और एक आएगी 16/2 + 1। कौन कौन सी आएगी? 8, 10, 9, है ना। yes sir, यस सर। अब तो आपकी मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? 8th टर्म और 9th टर्म। 8th टर्म बताओ क्या होगी? 15C क्या हो जाएगा? 8 है तो 7, 7, यस। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 15C9। क्लियर? बोलो। यस सर। तो यही कॉन्सेप्ट था बस। फर्स्ट वाला बताओ मिडिल टर्म कौन सी है? कर लिया? बताओ फर्स्ट में मिडिल टर्म कौन सी है? बताओ, सोचो ना डायरेक्टली। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 7। 7 टर्म में तो क्या हो जाएगी मिडिल टर्म? 7 + 1/2 x टर्म, है ना। yes sir, तो फिर इतना टाइम लगा रहा है। यहाँ पे पावर 13 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 है, तो 12/2 6 और 7। क्लियर है?
सर वो आपने 12th कैसे किया, वो 14 नहीं होगा? हाँ 14। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 14। 14 है तो कौन कौन सी आ जाएगी? 7th और 8th। क्लियर? यस सर। ओके। अब देखो कभी ये वाला फॉर्मूला बहुत सी बार क्वेश्चन में आता रहता है फ्रीक्वेंटली, तो इसको हो सके तो याद रखो। 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर x की वैल्यू 1 है, y की जगह x आ जाए, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेम, nc0 1 की पावर n, nc0 x की पावर 1, nc2 n। ठीक है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, एक बार देख लो इसको। बाकी आया उसी फॉर्मूले से ही है। ठीक है। यस सर। अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, लिखो पहले इसको अपनी कॉपी में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ x। x की अलग अलग पावर की कितनी टर्म्स होगी ये पता करना है। आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है इसमें? सोचो बाइनोमियल में कैसे कन्वर्ट करें इसको। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है? सोचो जरा, कौन से फैक्टर दिख रहे हैं इसके अंदर, किसके फैक्टर दिख रहे हैं? बोलो। याद नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता था ऐसा कुछ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पता है फॉर्मूला? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी टर्म ऐसी दिख रही थी, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पावर 201 है, यहाँ पे पावर 200। इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। पहले दोनों की पावर सेम बना देते हैं। 1 माइनस एक अलग कर लिया, और ये पावर 200 है और इसकी भी पावर 200 है, इन दोनों को साथ में प्लग इन कर लिया। इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 200। यहाँ 200 बनता तो एक अलग कर दिया। अब यहाँ 1 माइनस एक्स है। अब देखिए हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अपन ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। हाँ है ना? बोलो। यस। इससे क्वेश्चन आपका थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, बाइनोमियल में एटलीस्ट कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पता करना है एक्स की टोटल कितनी डिफरेंट पावर्स होगी। ठीक है, एक्स की टोटल कितनी डिफरेंट पावर्स होगी ये पता करना है। करो ट्राई। बताओ कैसे करें। सोचो जरा। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो दो ही टर्म है। इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा सेकंड टर्म का, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे दिखेगा? nc0 फिर nc1, अभी बताया था ना, फिर प्लस nc2 x 6 nc3, फिर माइनस में आएगा। एक प्लस तो एक माइनस में चलता जाएगा, है ना? और वन वन से मल्टीप्लाई करने में तो वही आएगा।
लास्ट में आएगा आपका NCN x की पावर कितना आ जाएगा 600 है ना, 3 इंटू 200 600। चेक करो एक बार, बोलो करेक्ट है। अब एक बार 1 मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा देखो इसके बाद क्या बनेगा, जब 1, अब आपके पास क्या क्या टर्म्स आएगी, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म्स एज इट इज रहेगी। पावर 3 की आ रही है, x की कौन कौन सी पावर है 3। 1 मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आएगा वो बता रहा हूँ मैं। ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सबसे पहले इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा, जब x मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या आएगा। अब जब x को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, x की पावर 4, x की पावर 7, x की पावर 8 और लास्ट x की पावर 601। अब आपको ये पता करना है कि x की टोटल कितनी डिफरेंट पावर्स इसमें आ रही है, नंबर ऑफ पावर्स ऑफ द डिफरेंट पावर्स ऑफ द x। अब देखो यहाँ पे सब कितनी पावर सब में एक एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ की पावर और यहाँ की पावर सब डिफरेंट ही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जो भी पावर है और यहाँ पे जो जो पावर है सब में एक्स मल्टीप्लाई। यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 8 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 10, 9 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 600 है तो यहाँ 601 है। लॉजिक समझ पा रहे हो, हाँ है ना। Yes, यहाँ sir. एक्स की पावर 0 था तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे जितनी टर्म्स होगी उतनी यहाँ पे टर्म्स होगी, बस यहाँ पे ये कम हो जाएगी, हाँ है ना। बोलो, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे भी होगी। तो सबसे पहले पता करो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 6 9 अप टिल 600। ये कितनी टर्म्स आ रही है, तो वापस इसको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए एन वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा, 597 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एन माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ से एन आ रहा है 200, क्लियर है। बोलो, है ना। फिर पता भी कर सकते थे, नंबर ऑफ टर्म्स 200 ही आएगी, पावर 200, ये 200 टर्म्स आएगी, है ना। इसको छोड़ के 200 टर्म है, और यहाँ पे कितनी टर्म आ जाएगी 201। यहाँ पे सारी टर्म्स कंसीडर करोगे, यहाँ पे इसको छोड़ के तो 200 और 201 कितना हो जाएगा, 401 टर्म। बस इस कांस्टेंट टर्म को छोड़ के आपके पास एक्स की पावर वाली कितनी टर्म्स आएगी, 401 टर्म। बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे किया है। हेलो, समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये था स्टार्टिंग वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, उसको मैंने कंबाइन किया, ठीक है। कंबाइन करने के बाद ये चीजें बन गई, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले में 200 टर्म आएगी, दूसरे वाले में 201 टर्म आएगी, दोनों सब में एक्स की पावर डिफरेंट है, सब में एक्स की पावर क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 40। ठीक है, आज फंडामेंटल कवर किया था, कल की क्लास में थोड़ा और आगे डिटेल में ज्यादा कवर करेंगे। आप लोग बस क्या कहते हैं, आज कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ क्वेश्चन देने की, उनको घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके, Yes. थैंक यू एवरीवन।